नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि जेपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग द मिश्रा क्लासेस में एक नए सिरे से क्लासेस चालू की जाएंगी। तो वो शुरू हो गई है। मैंने अभी तक खोरठा के 2 व्याकरण के सेशन ले चुके हैं, हम पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना। तो जितने भी आपके मित्र हैं जो जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जेएसएससी की तैयारी में लगे हुए हैं, झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, उन्हें वो वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम जेपीएससी पेपर 3 जो है सामाजिक विज्ञान, जिसको कहते हैं इतिहास एवं भूगोल, इसको पढ़ाना शुरू करेंगे। आज से ये शुरू होगा, जिसमें से हम प्रथम में आपको इतिहास पढ़ाएंगे, उसके बाद भूगोल। ठीक है। इतिहास पढ़ाने का मतलब ये था, यानी कि शुरुआत इससे करने का मतलब ये है कि आप देखें तो जेपीएससी के जो प्री वाले परीक्षा हैं उसमें भी इतिहास से संबंधित 15 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 वाला में, है ना, जीएस पेपर 1 में इतिहास से संबंधित 15 क्वेश्चन आएंगे। और साथ ही साथ इतिहास से आपका ये मेन वाला में 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और लगभग 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो दोनों ही दृष्टि से, यानी कि प्री और मेन के दोनों ही दृष्टि से इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। तो वहीं से शुरू करते हैं। इससे आपका प्री का भी हो जाएगा, साथ ही साथ मेन वाला भी हो जाएगा। तो हम आज स्टार्ट करेंगे प्राचीन काल से, सिंधु घाटी सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले आप लोगों से नम्र अनुरोध है कि जितने भी आपके मित्रगण हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता है क्या, इसका नाम क्यों पड़ा ऐसा, है ना। तो देखिए, सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता बसी थी, जिस कारण से इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। तो अत्यंत प्राचीन काल में सिंध और बलूचिस्तान के प्रदेशों में ताम्र युग की जिस सभ्यता का विकास हुआ था, उसके बाद की सिंधु घाटी सभ्यता, ये पश्चिमी भारत की सभ्यता है, अत्यंत उन्नत और समृद्ध आयाम तक पहुंची। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो स्थानों पर इस प्रकार महान सभ्यता के भग्नागे अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका विस्तार किस प्रकार से है? इसका विस्तार पूर्व में हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात से आरंभ होकर पश्चिम में मकरान तट तक है। ठीक है। कहाँ कहाँ से है? पूर्व में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात से आरंभ होकर के पश्चिम में मकरान तट तक है। उत्तर में हिमालय तक फैले हुए इस प्रदेश का नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा है। इस सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, जिसकी खुदाई में 2 विशाल नगर, कुछ कस्बे, छोटे नगर मिले हैं। गत वर्षों में राजस्थान, हरियाणा एवं गुजरात में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इस विस्तृत सभ्यता का वर्णन सर्वप्रथम 1826 में एक लेख में सी मैनसन्स ने किया था। कौन किए थे? 1826 में सी मैनसन्स नाम का एक आदमी था, वो किए थे, जिसकी खोज उन्होंने 1826 में की थी। 1826 में
सीमेंसन्स ने हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखा था और उसकी खोज भी उन्होंने 1826 में ही की थी। 1834 में ब्रनेस नाम के एक व्यक्ति हुए, उन्होंने भी इस सभ्यता का उल्लेख किया था, लेकिन इस महान सभ्यता की खोज 1853 व 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। ठीक है, ये लोग इससे पहले उसके बारे में थोड़ा मोड़ा लिखे हैं, लेकिन वास्तव में 1853 व 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो था वो इस सभ्यता का खोज किया था। सीमित उत्खनन के पश्चात वह एक मानचित्र प्रकाशित किया। छोटा मोटा थोड़ा मोड़ा उत्खनन करने के बाद, खुदाई करने के बाद एक छोटा सा मानचित्र वो प्रकाशित किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक जॉन मार्शल एवं MS वत्स की खोज ने हमें प्राचीन भारतीय सभ्यता के उस आयाम से परिचित कराया जो उन्नत थी, लेकिन उसकी भाषा अपठनीय थी और देवतागण हिंदू देवताओं से कुछ सामान्यता यानी कि साम्यता रखते थे, यानी कि जो वहाँ पे देवता मिले हैं, जो मूर्तियाँ मिली हैं, वो हिंदू देवी देवताओं से समानता रखती हैं। 1921 में दयाराम सहनी एवं 1922 में राखाल दास बनर्जी द्वारा क्रमशः हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई ने भारत को विश्व के ऐतिहासिक मानचित्र पर मिस्र एवं मेसोपोटामिया की महान सभ्यता के समतुल्य स्थान पर ला दिया। यानी कि विस्तृत रूप से हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने का या फिर उसकी खोज करने का जो श्रेय जाता है दयाराम सहनी जो 1921 में खुदाई किए थे, और राखाल दास बनर्जी जो 1922 में खुदाई किए थे। कौन कौन सा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खुदाई हुआ था। ठीक है, जो विश्व के ऐतिहासिक पटल पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के महान सभ्यताओं के समतुल्य स्थान पर लाके खड़ा कर दिया। ठीक है, JS मार्शल, जॉन मार्शल तो कहते हैं, है ना, JS मार्शल द्वारा 1922 से 27 के बीच मोहनजोदड़ो के उत्खनन ने इस संस्कृति को विशाल मान्य बना दिया। अब इसके कालक्रम के विषय में जानते हैं। कालक्रम क्या है? हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम का निर्धारण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार किया है। कालक्रम को निर्धारित करने, एक मिनट, तो हम कालक्रम के विषय में देख रहे थे। हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम का निर्धारण विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार किया है। कालक्रम को निर्धारित करने में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा, जैसे रेडियो कार्बन C14 जिसको बोलते हैं रेडियो कार्बन, है ना, कि निर्धारण में भिन्नता पाई गई तथा उत्खनित स्थानों के लिए असंशोधित तिथियों को प्रस्तुत किया गया। इसमें देखते हैं कुछ अलग अलग विद्वान हैं जो अपने अपने टाइप से दिए हैं। जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो का कालक्रम 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व निर्धारित किया है। उसके अनुसार यह सभ्यता 500 वर्ष तक आबाद रही थी। ठीक है, जॉन मार्शल कब कब कहते हैं, देखिए, जॉन मार्शल ये कब से? 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये जॉन मार्शल का कहना है। आगे विद्वान मैके के अनुसार यह सभ्यता लगभग 300 वर्षों तक रही। उन्होंने
2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का काल निर्धारण किया है। मैके ने 1927-28 में सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का उत्खनन का भी कार्य किया था। मैके क्या कहते हैं? ये कहते हैं 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि लगभग 300 वर्ष। मैके कौन थे? ये भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों के उत्खनन का कार्य किए थे। कब? 1927-28 ईस्वी में, ठीक है। अब आगे देखते हैं 1921-31 के मध्य में MS वत्स ने हड़प्पा की खुदाई का कार्य कराया था। उसके अनुसार 3500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम रहा है। कौन? MS वत्स, MS वत्स। इनके अनुसार क्या है? ये 3500 ईसा पूर्व, है ना, से 2500 ईसा पूर्व, ठीक है। ये कब खुदाई का काम करवाए थे? 1921 से 31 के बीच, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद 1964 में DP अग्रवाल ने हड़प्पाई वस्तुओं के आधार पर लगभग 24 तिथियां निश्चित की हैं, जिनमें कोटदीजी, अमीरी, कालीबंगा और लोथल की तिथियां शामिल हैं। इसके आधार पर DP अग्रवाल ने हड़प्पा का कालक्रम 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना है। कौन? DP अग्रवाल। DP अग्रवाल ये कब कब माने हैं? 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। एक और विद्वान हुए हैं RM हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा काल निर्धारित किए हैं। कौन कौन? RM हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने 1500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक हड़प्पा काल निर्धारित किए हैं। अब यहाँ पे एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों में, मैं बता देता हूँ। एक होता है ईस्वी, ठीक है, और दूसरा होता है ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, ये दोनों में क्या अंतर है बता देते हैं। तो इसका साधारण सा ये है कि मान लीजिए हम एक छोटा सा लाइन खींचते हैं, इसको मान लेते हैं बीच में 0, ठीक। अब इधर इसका क्या होगा? 1 2 3 4 ऐसे ही बढ़ेगा, और इधर क्या होगा? -1 -2 -3 -4। तो ये जो मतलब ये 0 जो आता है, ये ईसा मसीह के जन्म को दर्शाता है, ठीक है। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ईस्वी सन, जो अभी 2023 आ गया है, तो उसमें से जब एक था, ये 111 उस समय ईसा मसीह का जन्म माना गया है या फिर जन्म वर्ष माना गया है, ठीक है। तो वहां से जो ईस्वी सन स्टार्ट हुआ है वो ऐसे चलेगा, जो अभी
2023 तक आ गया है। दो हजार तेईस तक आ गया है, ठीक है। और इधर जो होगा यानी कि ये ईसवी सन इसको कहेंगे हम लोग, और ये जो होगा ईसा पूर्व होगा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का साल, ठीक है। यानी कि इसमें जो हम बढ़ेंगे ये माइनस की ओर जाएगा, है ना। तो यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता एक ऐसे ऐतिहासिक युग का प्रतिनिधित्व करती है जहां भाषा, लिपि, नगर नियोजन, मोहरें, जल निकास प्रणाली, भवन एवं कला का पर्याप्त विकास हुआ। हड़प्पा सभ्यता का महत्व उसके खंडहरों में नहीं बल्कि इस तथ्य में है कि आज से लगभग 2500 ईसा पूर्व भारत विश्व के मानचित्र पर एक सर्वश्रेष्ठ उन्नत देश था, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता आज से 2500 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले विश्व पटल पर एक उन्नत देश था भारत, ठीक है। अब इसका विस्तार हम देखते हैं। परिचय देख लिए, कालक्रम भी देख लिए, अब विस्तार के विषय में बात करते हैं। चलिए तो विस्तार को देखते हैं हम। अब तक सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित लगभग 1500 स्थलों का उत्खनन हो चुका है, जिसमें 220 पूर्ण विकसित हड़प्पाई सभ्यता स्थल है, ठीक है। कहाँ तक? अभी तक 1500 स्थानों का उत्खनन हो चुका है, जिसमें से 220 जो है सो पूर्ण विकसित है, विकसित देखा गया है, ठीक है। 1947 से पूर्व उत्खनन कार्य से नगरों के विकास की रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति के अभाव के कारण स्पष्ट और निश्चित जानकारी नहीं मिल पाई थी। दूसरी ओर प्रमुख हड़प्पाई स्थल जैसे कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चहुंदड़ो पाकिस्तान में चले गए। केवल पंजाब में सतलुज के किनारे रोपड़ के पास कोटला विहंग खान और काठियावाड़ गुजरात में भादर नदी के किनारे रंगपुर ही भारत में रह गए हैं। मैक्सिमम जो है तो पाकिस्तान में चले गए हैं। कौन कौन सा पाकिस्तान में चला गया है एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। कौन कौन सा? मोहन जोदड़ो पहला, दूसरा जो है हड़प्पा, और चहुंदड़ो। ये सभी कहाँ पे चले गए हैं? पाकिस्तान में। विभाजन से पहले ये सब भारत में ही थे, अब ये पाकिस्तान में आ गए हैं, ठीक है। तो भारत में ज़्यादा कोई जगह बचा है नहीं, जो बचा है वो सब पढ़ाया जाएगा आगे, देखते हैं। और आगे देखते हैं। श्री अजय घोष ने विलुप्त सरस्वती, जिसको घाघर बोलते हैं, घग्घर, और उत्तरी राजस्थान के गंगानगर जिले में इसकी सहायक नदी द्विस्वती, जिसे चैतांग के नाम से भी जाना जाता है, की खोज किया। सूरजभान ने बनवाली, राखीगढ़ी और मीठाथल की खोज सरस्वती नदी की घाटी में की। पाकिस्तान में कोट दीजी, अमरी, गुमला, जलीलपुर, अल्लाह दीनो, बालाकोट आदि स्थानों में भी हड़प्पाकालीन स्रोत मिले हैं, ठीक है।
यहाँ तक समझ में आ गया। यह स्पष्ट है कि हड़प्पा का मुख्य केंद्र सिंधु नहीं पंजाब क्षेत्र से है, लेकिन इसका विस्तार हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा उत्तरी महाराष्ट्र तक था। इस सभ्यता की सीमा पश्चिम में बलूचिस्तान के दक्षिणी समुद्र तट पर स्थित सुतका गेंडोर से पूर्व, उत्तर में ऊपरी यमुना नदी के दोआब में आलमगीरपुर तथा उत्तर में जम्मू में मांडा से लेकर के दक्षिण में गोदावरी नदी के मुहाने पर स्थित दयमाबाद जो महाराष्ट्र में अभी है तक फैली थी। यह पूरा क्षेत्र त्रिभुजाकार है। यह क्षेत्र किस टाइप का है? त्रिभुजाकार। इसका क्षेत्रफल लगभग कितना हो जाएगा? इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर स्क्वायर है इसका। ठीक है। उत्तरी स्थल से दक्षिणी स्थल की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण की दूरी कितना है? उत्तर से दक्षिण की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर आता है। ठीक है। वहीं पूर्व से पश्चिम की दूरी, पूर्व से पश्चिम की दूरी लगभग 1550 किलोमीटर आता है। ठीक। अब आगे देखते हैं हम सिंधु घाटी के प्रमुख नगर कौन कौन से नगर थे, उसके विषय में हम देखेंगे। तो सिंधु घाटी का प्रमुख नगर अभी 3 को माना गया है। जैसे कि पहला है हड़प्पा, दूसरा मोहनजोदड़ो, और तीसरा आता है धौलावीरा। ठीक है। तो सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा यह स्थल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मेंटोगोमरी जिले के रावी नदी के तट पर स्थित है। मेंटगोमरी ये कौन सी जगह पे है? पाकिस्तान में पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी, ये यहाँ पर है। ठीक है। मोंटगोमरी एक नाम का जगह है, एक जिला है जो रावी नदी के तट पर है, उसे कहते हैं। ठीक है। कहाँ पे है ये? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। ठीक है। आगे देखते हैं। 1921 में दयाराम सैनी ने हड़प्पा स्थल की खुदाई करवाई थी। इस स्थल की खुदाई में दो विशाल ध्वस्त टीले मिले हैं। माफ करिएगा, नगर नहीं, टीले मिले हैं। पश्चिमी टीला चतुर्भुज दुर्ग के समान था। यह 420 मीटर से लेकर 196 मीटर लंबा चौड़ा था। ये कितना लंबा कितना चौड़ा था? तो 420 मीटर लंबा और 196
मीटर चौड़ा था। कौन? हड़प्पा। हड़प्पा का टीला सब। ठीक, आगे भी देखते हैं। यह टीला 13.7 से 15.2 मीटर ऊंचा था। ठीक है, किले को बुर्ज बनाकर मजबूत बनाया गया था। किले के बाहर कर्मचारी के निवास व भवन, कारीगरों की कार्यशाला और अन्यगार बने हुए थे। कर्मचारियों के निवास किले के उत्तरी पश्चिमी कोनों में 10 छोटे आयताकार भवन थे। वहीं आसपास नाशपाती के आकार की 16 भट्टियां मिली हैं। इन भट्टियों में कोयले और गोबर की राख मिली है। लगभग 32 मीटर दूर अन्नागार बने हुए हैं। कहाँ से? भट्टियों से। इसके दक्षिण में अनाज की कुटाई के लिए ईंट के गोलाकार चबूतरे बने हुए हैं। हड़प्पा नगर के पास सिंहद्वार नगर था, जो कि गोमल से आने वाले एवं ईरानी पठार को जाने वाले रास्ते को जोड़ता था। सिंहद्वार कहाँ से? देखिए, सिंहद्वार नगर जो था वह गोमल और ईरान से आने वाले रास्ते को जोड़ता था। ठीक है, इस काल में भौतिकवाद को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इस तथ्य को सिद्ध करते हैं हड़प्पा स्थल में पाए गए मिट्टी के बर्तन, श्रृंग पत्थर के फलक, तांबे के और कांसे के औजार, पकाई हुई मिट्टियों की आकृति तथा छोटी बड़ी मोहरें। ऐसी मूर्तियां मिली हैं जिसके सिर को कील के जरिए अन्य अंगों से जोड़ा गया है। एक मूर्ति का पेट उभरा हुआ है, जिसको यक्ष आदि का रूप माना जाता है। दूसरी मूर्ति धूसर पत्थर से बनी हुई एक पुरुष की है। एक अन्य मूर्ति मिली है नृत्य मुद्रा में की। इस मूर्ति की एक टांग उठी हुई है, यानी कि एक मूर्ति और भी मिली हुई है जो नृत्य करती हुई मुद्रा में है और एक टांग उसकी उठी हुई है। मार्शल ने इसे नारी की मूर्ति भी मानते हैं। मार्शल जो है इसे एक स्त्री की मूर्ति मानते हैं। यहाँ से जल प्रणाली वाले जलाशय, हाथी दांत की मोहरें, तीखे नोक वाले सुई जिसको बोलते हैं, दुधारी चाकू, मतलब दोनों धार, ऐसे चाकू जिसमें दोनों तरफ से धार होते हैं, है ना, इस टाइप से जो चाकू सब होते हैं। मान लीजिए इधर भी धार हो गया, इधर भी धार हो गया, दुधारी चाकू इसी को कहते हैं, है ना। चिमटी तथा अन्य औजार भी मिले हैं। हड़प्पा नगर में समाधान किले के दक्षिण में होता था। हड़प्पा नगर में समाधान मतलब जो मृत व्यक्ति के शवों को दफनाया जाता था या फिर जलाया जाता था, मतलब शवों के अंतिम क्रिया जो होती है शवों के साथ, वो किया जाता था। वो किले के दक्षिण में होता था। खुदाई में लगभग 57 समाधान मिले हैं। मृतक के साथ उसके उपयोग में आने वाली दैनिक वस्तुओं को भी दफना दी जाती थी। लगभग 12 समाधानों में कांसे के दर्पण मिले हैं। एक में सुरमा लगाने की सलाई तथा एक में सीपी की करछुल तथा पत्थर के फलक मिले हैं। कुछ समाधानों के चारों ओर ईंटों की चिकनाई भी की गई है। ठीक है, तो उस काल में क्या होता था कि शवों को दफनाने से पहले उसके दैनिक उपयोग की वस्तुओं को भी उसके साथ दफना दिया जाता था, है ना। तो खुदाई में लगभग 57 समाधान मिले हैं, यानी कि कब्र मिले हैं, जिनमें से 12 में कांस्य दर्पण
मतलब कांसा जो होता है एक धातु होता है, उसके दर्पण यानी कि आईना जिसको कहते हैं, आईना मिला है। उसके बाद सुरमा लगाने का सलाई मिला है, सीपी का करछुल मिला है, पत्थर के फलक मिले हैं, और बहुत सारे समाधानों में कब्रों में ईंटों से चारों ओर उसकी चिकनाई कर दी जाती थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा को हम जान गए। अब आगे देखते हैं, मोहनजोदड़ो के विषय में बात कर लेते हैं। यह हड़प्पा से लगभग 483 किलोमीटर दक्षिण में सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। हड़प्पा से कितना दूरी पे है ये? हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर है। कहाँ पे? सिंध के लरकाना जिले में स्थित है। सिंध के लरकाना जिले में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का क्या है शाब्दिक अर्थ? मृतकों का टीला। आर.डी. बनर्जी, रखाल दास बनर्जी जिसको बोलते हैं, आर.डी. बनर्जी एवं दयाराम सहनी ने 1922 में इस इलाके की खोदाई करवाई। कौन कौन? रखाल दास बनर्जी और दयाराम सहनी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई। ठीक है, इस उत्खनन में 2 टीले निकले। पश्चिमी टीले के बीच एक नगर दुर्ग जो 200 गुना 400 मीटर यानी कि 200 बाय 400 मीटर तथा पूर्वी टीले के नीचे मोहनजोदड़ो के निचले नगर ये 400 बाय 800 मीटर दबे हुए थे। जॉन मार्शल ने 1922 से 30 ईस्वी में J.H. मैके ने 1927 से 31 और M.R. व्हीलर ने 1930 से 47 ईस्वी तथा G.F. डेल्स ने 1964 से 66 में इस स्थान का उत्खनन करवाया। इस खोजों में भवन के 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। भवनों के 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। कौन कौन किस किस समय में करवाए हैं? तो जॉन मार्शल जो है 1922 से 1930, J.H. मैके 1927 से 31, इसे यहाँ लिख देते हैं हम, आप लोगों को समझने में आसानी होगा। जॉन मार्शल कब करवाए थे? 1922 से 30। दूसरा हो गया J.H. मैके, ये 1927 से 31। ठीक है, उसके बाद R.M. व्हीलर ये कब करवाए थे? 1930 से 47। ठीक है, उसके बाद आता है R.M. व्हीलर को देख लिए ना। G.F. डेल्स, G.F.
डेल्स, ये 1964 से 66 के बीच खुदाई करवाते हैं। तो इन खुदाइयों के दौरान इन भवनों की खोज में भवनों के 7 क्रमिक स्तर मिलते हैं। इसमें 7 क्रमों में ये भवन को बनाया गया था। मोहनजोदड़ो के भवनों में जल आपूर्ति, स्नान एवं जल निकास के लिए नालियां बनी हुई थी। कुछ घरों में दोनों मंजिलों पर पाश्चात्य शैली के शौचालयों के चिन्ह भी मिलते हैं। मल की निकासी के लिए इन्हें ढलाईदार बनाया जाता था। कुछ मेहराबदार नालियां बनाई हुई थी जो दीवार से होकर मिट्टी के भांडों या गली की नाली में मल पहुंचाती थी। प्रत्येक गली व सड़क के साथ साथ पानी निकालने के लिए नाली बनी हुई थी। सड़क के साथ साथ गलियों की प्राय नालियां छोटी होती थी। छोटी नालियां प्राय ईंटों से ढकी होती थी। चौड़ी नालियों को ढकने के लिए पत्थरों की सिलाएं प्रयुक्त की जाती थी। सड़क की कुछ नालियां 6 से 7 फीट तक चौड़ी होती थी। इन नालियों में कहीं कहीं सीढ़ी भी बनी हुई थी ताकि नीचे उतरकर इसकी सफाई की जा सके। जल व्यवस्था का भी उत्तम प्रबंध था। पानी के लिए कुएं बने हुए थे। भवनावशेषों में मिले कुएं की मेड़ यानी कि कुएं के किनारे पर रस्सी के निशान भी मिलते हैं। अधिकतर मकान 26 बाई 36 फीट के होते थे, लेकिन कुछ मकान इससे दुगने व और अधिक बड़े होते थे। मोटी दीवारें मकानों के बहुमंजिला होने का साक्ष्य देती है। दीवारें 25 फीट के लगभग ऊंची मिली है, ठीक है, जिनमें छेद भी हैं। शाह तीरें लगाकर दूसरी मंजिलें बनाई गई थी। शाहतीर का मतलब होता है जैसे कि हम एक घर बना लेते हैं। सपोज ये एक घर है, ठीक है, ये एक घर हो गया हमारा। तो इसके बीच में इस टाइप का मोटा मोटा लकड़ी का दिया जाता था, फिर इसके ऊपर एक नया घर बना दिया गया। तो ये शाहतीर इसको कहते हैं, ठीक है। कमरों के दरवाजे अनेक प्रकार के होते थे। छोटे दरवाजे 3 फीट और 4 फीट चौड़े होते थे। बड़े दरवाजों से बैलगाड़ियां, पशु, रथ आदि निकाले जाते थे। अलमारियां दीवारों के साथ बनी होती थी। मोहनजोदड़ो का सबसे प्रसिद्ध भवन जो है सो विशाल स्नानागार है। दुर्ग इलाके में ईंटों से बना हुआ यह भवन उत्कृष्ट है। जलाशय आयताकार है जो कि उत्तर से दक्षिण 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा है। उत्तर और दक्षिण की तरफ सीढ़ियां हैं जो जलाशय के तट तक जाती है। जल रिसाव रोकने के लिए चूने के गारे का प्रयोग किया गया है। बाहरी दीवार और ईंटों के बीच तारकोल की परत लगाई गई है। सीढ़ियों के ऊपरी तल पर तारकोल की मदद से लकड़ी लगाई गई है। स्नानागार में जल आपूर्ति कुओं के द्वारा होती थी। स्नानागार के चारों ओर मंडप एवं कक्ष बने हुए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन कक्षों को विशेष पुरोहित प्रयोग में लाते थे। वे निर्धारित समय पर स्नान या धार्मिक अनुष्ठान करने नीचे आते थे। कुछ विद्वान मानते हैं कि इन कक्षों का इस्तेमाल कपड़े बदलने के लिए किया जाता था, लेकिन यह सत्य है कि धार्मिक समारोह में इनका प्रयोग होता था। इस विशाल स्नानागार के उत्तर पूर्व में एक लंबा भवन था जिसका उपयोग एक उच्च अधिकारी, संभवतः मुख्य पुरोहित के आवास तथा पुरोहितों के सभा कक्ष के रूप में किया जाता था। इनमें 10 वर्ग मीटर का खुला आंगन था। इस कक्ष
के ठीक पश्चिम में कमरों के परिसर में बैठे हुए पुरुष की पत्थर की मूर्तियां मिली हैं। इसके पास बड़े तरासे हुए पत्थर के छल्ले मिले हैं। ये शायद धार्मिक अनुष्ठान प्रस्तर स्तंभ के टुकड़े हैं। मोहनजोदड़ो के अनेक भौतिक अवशेष मिले हैं। यहाँ से लगभग 1398 मोहरे मिले हैं। पत्थर, कांस्य और पकाई गई मिट्टियों की मूर्तियों से नागरिकों की सौंदर्यानुभूति का भान होता है। मोहरों पर पशु बलि, मातृ देवी की उपासना, पशु एवं वृक्ष पूजा तथा शिव पशुपति आदि का चित्रण भी मिलता है। पत्थरों की मुहर पर जहाज का चित्रण, ताबीज पर जहाज का चित्रण, बैठी हुई महिला की मृण मूर्ति, बच्चों को दूध पिलाती हुई माता की मूर्ति, चीनी मिट्टी की गिलहरी की लघु आकृति, कुत्ते के शरीर पर दाढ़ी युक्त मानव सिर आदि से यह स्पष्ट है कि इस काल की कला एवं संस्कृति अति विशिष्ट थी। तो हम अभी तक मोहनजोदड़ो के विषय में पढ़ रहे थे। मोहनजोदड़ो को हम समझ चुके हैं। यदि कहीं परेशानी हो तो कृपया कमेंट करें। चलिए आगे हम देख लेते हैं। कुछ और भी स्थल हैं जैसे कि धौलावीरा, राखीगढ़ी, सुतका गेंडोर, बालाकोट, अल्लाहदीनो, लोथल, ये सब के विषय में आगे हम जानेंगे। तो आगे हम धौलावीरा के विषय में जानते हैं। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले के भूचाऊ तालुके में स्थित है। इसकी खोज डॉक्टर R.G.P. जोशी ने की थी। धौलावीरा का खोज किसने किया था? डॉक्टर R.G.P. जोशी। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है? गुजरात के कच्छ जिले पे। गुजरात के कच्छ जिले में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी खोज सन 1990-91 में डॉक्टर R.S. वशिष्ठ ने यहाँ व्यापक रूप से उत्खनन किया। यह एक विशाल दुर्ग एवं सुरक्षा व्यवस्था से युक्त नगर था। यहाँ सुचारू जल व्यवस्था थी। यहाँ पर नगर 3 भागों में विभाजित था। माफ करिएगा, यहाँ पे नगर जो है सो 3 भागों में विभाजित था। 2 भाग आयताकार प्राचीरों द्वारा घिरे हुए थे। यहाँ 70 से 140 मीटर चौड़े विशाल खुले क्षेत्र थे। ये आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षात्मक प्राचीरों से जुड़े हुए थे। धौलावीरा की बस्तियों में प्रवेश के लिए भव्य प्रवेश द्वार बने हुए थे। पास में ही रक्षकों के कोष्टक भी बने हुए थे। कोष्टक मतलब घर कह सकते हैं। इस काल का एकमात्र क्रीड़ाघर यानी कि स्टेडियम भी यहाँ पर पाया गया है। यहाँ का समाज कई स्तरों में बटा हुआ था। यहाँ के निवासी जल संरक्षण के में कुशल थे। रोक बांध एवं जलाशयों में पानी एकत्रित किया जाता था। 80.4 मीटर गुणा 12 मीटर यानी कि 80.4 गुणा 12 मीटर विशाल जलाशय और 7.5 मीटर गहरा था, जिसमें लगभग 2.5 लाख घन मीटर पानी जमा हो सकता था। यह नगर विशेषताओं के कारण सिंधु घाटी के उत्कृष्ट नगरों की श्रेणी में आ गया है। ठीक है, आगे देखते हैं राखीगढ़ी को। यह स्थान हरियाणा के हिमसार जिले में स्थित है। राखीगढ़ी कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के हिमसार जिले में। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में
सुखयान ने की थी। ये कहाँ पे है? राखीगढ़ी, हरियाणा के हिमसार जिले में है। ठीक है, इसका खोज कब हुआ था? 1969। किसने? सुखयान। ठीक। उत्खनन के दौरान यहाँ से दो संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं, प्राक हड़प्पाकालीन एवं परिपक्व हड़प्पाकालीन। यह 230 हेक्टेयर बड़ा है एवं प्राचीन और बहुत प्राचीन काल से ही, मतलब ये है ना, इसमें प्राक हड़प्पाकालीन और परिपक्व हड़प्पाकालीन। इस घाटी के प्रवेश स्थान पर गोलाकार स्थापत्य ढांचा पाए गए हैं, जो प्रारंभिक हड़प्पा काल की विशेषता है। इस ढांचे के बाहर मिट्टी की ईंटों की 2-3 परतें थी, जिसके बीच बीच में स्तंभ के लिए छेद बने हुए थे। समाधानों में मृतकों के सिर के पीछे बर्तन रखे होते थे। 2 महिलाओं के शवों के हाथ में सीपी की चूड़ियां भी मिली है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर लीजिएगा। आगे आता है सूतका गेंडोर, एक अन्य महत्वपूर्ण सिंधुकालीन नगर। अब अरब सागर के तट से लगभग 56.32 किलोमीटर और कराची के पश्चिम से लगभग 500 किलोमीटर दूर ईरान से लगी सीमा के पास दाशक नदी पर स्थित सूतका गेंडोर है। 1929 में सर मार्क ऑरेल स्टाइन ने इसकी खोज की थी। इसका खोज कब हुआ था? 1929। किसके द्वारा? सर मार्क ऑरेल स्टाइन। ठीक है, समझ में आ गया? यह मूलतः एक बंदरगाह था, लेकिन आर.एस. डायसन ने इसे सैनिक चौकी मानते हैं। यह मूलतः एक बंदरगाह था, लेकिन एक आर.एस. डायसन नाम का एक व्यक्ति है जो इसे सैनिक चौकी मानते हैं। इसकी दुर्गबंदी उत्तर से दक्षिण में 150 मीटर और पूर्व से पश्चिम में 110 मीटर की थी। यह मिट्टी से चीनी गई अनगढ़ चतुर्भुजकार प्रशस्त खंड के आकार में थी। 1960 में डेल्स ने उत्खनन के दौरान पाया कि यह 2 भागों में, यानी कि निचला एवं नगर दुर्ग में विभाजित क्षेत्र था तथा इसका दुर्ग एक प्राकृतिक चट्टान पर स्थित था। किले की चारदीवारी 7.62 मीटर चौड़ी थी। ठीक है, आगे हम देखते हैं बालाकोट को। जॉर्ज एफ डेल्स ने 1963 से 1989 के दौरान कराची से 98 किलोमीटर उत्तर में लाल बेला नगर के करीब 20 किलोमीटर और सोमानी खाड़ी के दक्षिण पूर्व में खुटकोड़ा के कछारी मैदान के लगभग मध्य में स्थित इस स्थान की खोज की। प्रारंभिक चरण के अनेक भवनाशेष जैसे दीवार, खड़ंजे लगे फर्श, है ना, कच्ची ईंटें के छोटे चबूतरे, जो उसकी लंबाई ऊंचाई इस प्रकार से 10 × 20 × 40 सेंटीमीटर पाए गए हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर
दो अन्य छोटी गलियों के साथ इस क्षेत्र को समकोण पर बीच से काटती है। एक चौड़ी सड़क मिली है। भवन का निर्माण कच्ची मिट्टी से होता था। कुछ नालियां पक्की ईंटों से भी बनी थी। फर्श पर पतले पतले प्लास्टर भी किए गए थे। कुछ भवनों में भट्टियां थी। भंडार पात्र भी मिले हैं। मिट्टी का टब, जमीन में गड़ा हुआ जल पात्र, चूल्हा और मिट्टी के टूटे बर्तन भी मिले हैं। एक सुरक्षित स्नानागार, शौचालय भी मिला है। कहाँ पे? बालाकोट में। ठीक है, आगे देखते हैं। अल्लाह दीनो एक नाम है, एक जगह का नाम है। यह स्थान पाकिस्तान के कराची से लगभग 40 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। WA फेयर सर्विस ने इस स्थान के उत्खनन में सहायता की। 3 पुरातात्विक उत्खनन के बाद फेयर सर्विस को 3 लाख से अधिक बर्तन के टुकड़े, 24,000 द्विकोण, 2600 मिट्टी के त्रिकोण, 1500 चूड़ियां और 2600 तांबे के टुकड़े मिले हैं। चांदी, सोना एवं अल्प मूल्य पत्थर भी मिले हैं। मृदा भांड आदि वस्तुओं यहाँ उत्पादित नहीं होती थी। मिट्टी की ईंटें और पत्थर से बने एवं मिट्टी के प्लास्टर वाले भवनों के अवशेष मिले हैं। भवन आयताकार और चौकोर आकार के थे। यहाँ छोटे छोटे झरोखों वाले पत्थर की दीवारें भी मिली हैं। भवन 7 के एक कक्ष में छोटे बर्तन के आभूषण मिले हैं। इनमें एक कंठी है जिसमें 36 लंबे गोलमेद पत्थर लगे हैं। कुणाल चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लोथल। SR राव द्वारा 1954 से 62 के दौरान इस स्थान की खुदाई की गई। उनके अनुसार 2450 ईसा पूर्व में व्यापार हेतु हड़प्पावासी यहाँ आए थे, लेकिन बाढ़ आने के कारण यह स्थान नष्ट हो गया। लोथल की नगर योजना बहुत ही उत्कृष्ट थी। यहाँ की सड़कें बिल्कुल सीधी थी, जो चारों मुख्य दिशाओं की ओर जाती थी। यह स्थल आयताकार था, लेकिन उत्तर से दक्षिण का हिस्सा लंबा था। बाढ़ से बचाव के लिए ईंटों की दीवारें बनी हुई थी। ईंटों से बने 3.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर स्थानीय शासक का आवास था। ठीक है, इसमें नालियां तथा स्नानागार बने हुए थे। नगर दुर्ग के पास ईंटों के चबूतरे, जिसकी साइज भी यहाँ पे बताया गया है, 48.5 गुणा 42.5 गुणा 3.5, 48.5 गुणा 42.5 गुणा 3.5। ठीक है, ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई था। इसके ऊपर 12 प्रकोष्ठों में विभाजित था। ये जो है 12 अलग अलग। एक अन्नागार था। नगर दुर्ग के पश्चिमी कोनों में एक भंडार गृह था। ऊंचे चबूतरे पर अन्य भवन भी बने हुए थे। यहाँ 12 स्नानागार और नालियां पाई गई है। निचला नगर औद्योगिक स्थल था, जहाँ बाजार एवं 2 से 5 कमरों वाले मकान के अवशेष मिले हैं। सीपी की वस्तुएं बनाने वाले कारखाने भी यहीं थे। नगर के पश्चिमी भाग में मनके बनाने का कारखाना था। यहाँ से बहुमूल्य पत्थर के बने 2 मर्तबान 600 मनकों से भरे हुए मिले हैं।
जो निर्माण के विभिन्न चरणों में थे। सूखा स्थान कम होने के कारण समाधान के लिए एक ही कब्र में दो दो शवों को दफनाया गया। लोथल से धान उगाने के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ की जनसंख्या लगभग 15,000 थी। ठीक है। और भी अलग अलग है। अनीनगर चहुंदड़ो, यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सरकंड के पास मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में था। 1991 में एन.जी. मजमूदार ने इसकी खोज की थी। कौन? एन.जी. मजमूदार। एन.जी. मजूमदार। ठीक है। किसका? चहुंदड़ो। ठीक है। आगे कोट दीजी। मोहनजोदड़ो के पूर्व में 50 किलोमीटर दूरी पर सिंधु नदी के तट बाएं तट पर स्थित इस स्थान की खोज 1955 से 57 के बीच F.A. खान ने की। कृषि के लिए यह सर्वोत्तम भूमि थी। ठीक है। कृषि के लिए बहुत अच्छा भूमि था ये। उसके बाद सुरकोटदा, एक जगह का नाम है सुरकोटदा। यह स्थल गुजरात के कच्छ जिले में भुज के ऊपर उत्तरी पूर्व में लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका उत्खनन J.P. जोशी ने करवाया था। यहाँ दुर्ग पीली कुटी हुई मिट्टी से निर्मित चबूतरे पर बनाया गया। इस स्थान के अंतिम चरण में घोड़े की हड्डियां मिली थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देसलपुर, भुज जिले के नखस्राण तालुका में गुथाली के पास भादर नदी के किनारे स्थित देसलपुर में सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आता है रोजदी। यह हड़प्पा कालीन स्थल राजकोट से 50 किलोमीटर दक्षिण में भादर नदी के बाएं तट पर स्थित है। मांडा, जम्मू से 28 किलोमीटर दूरी पर अखनूर जिले के चिनाब नदी के दाहिने तट पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला की तराई में मांडा स्थित है। इसका उत्खनन 1982 ईस्वी में मधुबाला और गजपति जोशी ने करवाया था। ठीक है। आगे आता है रोपड़ पंजाब के पाड़ा से 25 किलोमीटर दूरी में सतलुज नदी के संगम के पास स्थित रोपड़ में हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा, इसको काली चूड़िया भी कहते हैं, हड़प्पा से 200 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व तथा कोट दीजी से 480 किलोमीटर उत्तर पूर्व में सूखी घग्गर नदी के तट पर यह स्थल स्थित है। बनवाली, RS विस्ट द्वारा उत्खनन कराया गया यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी थाले के बरसाती नाले रंगोई के किनारे में बसा है। उसके बाद आता है कुनाल। 1986 में J.S. खत्री और M. आचार्य ने इस टीले की खुदाई करवाई। यह हरियाणा के हिसार जिले की रतिया तहसील में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। आगे हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के विषय में बात करें।